हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से ये विकसित हुई, उन सब के बारे में आज हम आपको एक बेसिक जानकारी देंगे, जो कि हमारे यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछी जाती है। सबसे पहले देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता है और ये किस प्रकार की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है उनमें से एक है। विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थी हमारी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें, जो नील नदी के तट पर जो सभ्यता विकसित हुई उसे मिस्र की सभ्यता, उसी प्रकार से जो चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी प्रकार हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता है विश्व की, उनमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम सम्मिलित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज से पहले हम लोग वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उसके पश्चात हमें प्राप्त हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत की प्राचीन सभ्यता में शुमार है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके जो कुछ बेसिक पॉइंट है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से एक तो इसकी जो खोज है, इसके खोजकर्ता कौन थे, खोज के बारे में है, इसकी काल है, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड किस प्रकार का था, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके नामकरण के बारे में, जो कि हम आगे इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो उनके बारे में मैं आपको एक पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में। अगर खोज की बात करें तो ये इसमें जो हम देखेंगे, सबसे पहले जो चार्ल्स मैनसन, जो ब्रिटिश काल के दौरान जो पहले खोजकर्ता थे, इन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी। यानी कि इनको जो सबसे पुराने खोजकर्ताओं में गिना जाता है, जो ब्रिटिश काल में, जो कि 1826, यहाँ पर ये 26 है, ये गलती से 28 हो गया है। यहाँ पर जो 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, लेकिन इन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जब हम बात करेंगे कि बटन बंधु, जो कि 1856 में क्या हुआ, बटन बंधु, जिनका नाम था जेम्स बटन और विलियम बटन, ये दो भाई थे। इन दो भाइयों ने क्या किया, जो हमारा लाहौर से लेकर जो कराची का भाग है, उसके अंतर्गत जब ये ब्रिटिश काल के दौरान जहाँ यहाँ पर रेलवे की पटरियाँ बिछाने का कार्य कर रहे थे लाहौर से कराची के मध्य, तब इन्हें इस सभ्यता के कुछ प्रमाण मिले, यानी कि जो पुरातात्विक प्रमाण थे, यानी कि इन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई। इन ईंटों के माध्यम से इन्होंने इस रेलवे ट्रैक को बना दिया, लेकिन इन्होंने इस पर इतना शोध नहीं किया। अगर हम इसकी शोध की बात करें कि किस प्रकार से इस सभ्यता को विकसित या फिर इसकी खोज सबसे पहले अच्छे तरीके से की गई, तो वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये नाम आप याद रखेंगे, जिन्होंने 1853 से 1856 इसके मध्य इन्होंने इस सभ्यता के बारे में पता लगाया और इस पर थोड़ा शोध कार्य किया। अगर हम इसमें भी जो मेन थे, हमारे जो मुख्य थे, उसकी अगर हम बात करें, जो जॉन मार्शल थे हमारे मुख्य थे, जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण शोध शुरू की थी, और जो हमारे सबसे मुख्य खोजकर्ताओं में गिने जाते हैं जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में जो खोज हुई थी, जो 1921 में जो दयाराम साहनी और राखल दास, जो हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के जो थे, उनके नेतृत्व में हमारे खोज की गई थी। दयाराम साहनी, जिनका नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है, इन्होंने हड़प्पा की खोज इनके नेतृत्व में हुई, और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास जी के नेतृत्व में की गई थी, जो कि 1921 में संपूर्ण रूप से इसकी शोध या इसकी खोज हुई थी। तो ये तो थे हमारे खोजकर्ताओं के बारे में। इनसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कभी कभार एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि इनके प्रथम ब्रिटिश काल के खोजकर्ता कौन थे, और उनके बारे में जो कुछ अन्य प्रकार की जानकारी पूछी जाती है। अगर हम आगे बात करें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो इस काल की बात करेंगे। दूसरा आता है हमारा काल।
अगर हम काल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के काल की, तो इसके अंतर्गत जो जॉन मार्शल थे, इनके नेतृत्व में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यानी शोध कार्य शुरू हुआ था। तो जॉन मार्शल ने वहाँ के जो उन्होंने एक तिथि यानी एक काल निर्धारित किया था। उनका मानना था कि जो 3250 से लेकर 2750 बीसी के अंतर्गत इस सभ्यता का विकास उत्पन्न हुआ था, यानी इस सभ्यता ये सभ्यता विकसित हुई थी 3250 से 2750 बीसी के अंतर्गत। तो ये आप एक तो याद रखेंगे। और दूसरा, जब हमारे यहाँ पर जो एक कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, जो इसका अर्थ होता है किसी भी जीवाश्म की आयु के आधार पर उसके जो कालक्रम होता है उसके अंतर्गत हम उसका पता लगा सकते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर सबसे पहले इसका पता लगाया, तो इसका कालक्रम 2300 से 1750 बीसी के अंतर्गत निर्धारित किया गया। अगर कालक्रम की बात करें तो कहीं पर 2500 से 1700 के बीसी के अंतर्गत भी दिया हुआ है। तो इन सबको न मानकर 2300 से 1750 बीसी के अंतर्गत हमारा कालक्रम निर्धारित किया गया, जो कि किस पर आधारित था? कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, जो कि डीपी अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। तो ये तो हमारा था सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में। अगर हम आगे बात करें कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई, इसके अंतर्गत हमने बात की कि इसकी खोज किस प्रकार से हुई, इसका काल किस प्रकार से था। अगर हम आगे बात करें तो नामकरण, अब नामकरण के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से निर्धारित हुआ। तो नामकरण की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता, सबसे पहला इसका नाम लिया जाता है। सिंधु सभ्यता नाम किस प्रकार पड़ा? तो प्राचीन काल में यह एक मिथ था कि जिस नदी के किनारे जो भी सभ्यता विकसित हो रही हो, जिस नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित होती थी, उसे उस नदी के नाम पर ही उस सभ्यता का नाम दिया जाता था। तो जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु नदी के किनारे यानी उनके तट पर पाई गई थी, तो इसके कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि सिंधु नहीं बल्कि सरस्वती नदी के अंतर्गत भी इसके प्रमुख स्थल कुछ पाए गए, तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सब लोगों में जो मतभेद हुआ करते थे, जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत, कि कुछ लोग इसे सिंधु सभ्यता के नाम से, कुछ सिंधु सरस्वती के नाम से, तो उन लोगों ने एक नीचे किया कि जिस सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल जो था, जो पहला स्थल, जो प्रमुख एवं पहला स्थल जो प्राप्त हुआ था, वो था हमारा हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था, तो उसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता के नाम के आधार पर रख दिया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें तो अब इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके उद्भव के अंतर्गत भी बहुत सारे पुरातत्व में अलग अलग जो पुरातत्व के लोग हैं उनके अंतर्गत अलग अलग उनके जो मत है वो दिए गए हैं। अगर इसके उद्भव की बात करें तो इसके उद्भव में विदेशी मत ये कहता है कि ये एक सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत आती है, यानी कि जो सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत जो लोग पनपे थे और उसका जब पतन हो गया था उस सभ्यता का, तो लोग वहाँ से चलकर भारत की ओर बढ़े और वहाँ पर उन्होंने अपना रहन सहन और खुद को विकसित किया। तो इसके अंतर्गत जो विदेशी मत के अंतर्गत जो मार्शल थे, व्हीलर थे, चाइल्ड से, डी कौशाम्बी और बहुत सारे लोगों ने इस सभ्यता को विदेशी मत के अंतर्गत देखा कि ये एक सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ पर आकर रहे थे। लेकिन जो हमारा स्थानीय मत था, जो हमारे भारत के लोगों का मत दिया है, जिनमें राखल दास जी ने जो मत दिया है कि यहाँ पर द्रविड़ जाति के लोग रहा करते थे। जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में अगर कहा जाए कि तो वो आर्य थे, उसी प्रकार द्रविड़ जाति के लोग यहाँ पर रहते थे और सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित उन लोगों ने किया है। तो ये हमारा यहाँ का एक स्थानीय मत था। आगे हम बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर नगरीय विशेषता, यानी कि यहाँ की जो नगरीय, यहाँ पर जो नगर नियोजन का जो कार्य देखा जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और सही ढंग से किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो नगर थे
वो बहुत ही विकसित और विशाल स्नानगृह और उस प्रकार की जो खुदाई के अंतर्गत जो हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ की नगरीय विशेषता बहुत अच्छी थी। यहाँ पर पानी जाने के लिए नालियाँ, पक्की सड़कें तथा ईंटों से बने मकान, अन्न ग्रह, बड़े बड़े अन्न ग्रह, उन सबको बनाया गया है। तो यहाँ की जो नगरीय विशेषता है ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जहाँ पर लिपि यानी जहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। यहाँ पर क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। फिर कांस्य युग, इसकी तीसरी विशेषता है कांस्य युग, यानी कि यहाँ के लोग जो कांसे की बनी वस्तुएं थे उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। फिर शांति प्रिय सभ्यता, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, यानी कि कोई युद्ध वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ करते थे और वहाँ के लोग शांति से रहते थे और जीवन यापन करते थे। आगे हम बात करेंगे व्यापार प्रधान, यानी कि यहाँ के लोग किस प्रकार से व्यापार किया करते थे और विस्तृत सभ्यता होने का भी दावा किया जाता है कि यहाँ की सभ्यता थी वो विस्तृत थी। तो ये तो थी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। तो ये आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस प्रकार से विकसित रही और किस प्रकार की उसकी विशेषता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए। आगे हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।